सवाल है, जब हम इस बात को मानते हैं कि सोलर ऊर्जा ही हमारा समाधान है, तो क्या आप ये घोषणा करते हैं कि आपकी जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है और पार्टी के कार्यालय है वहां पर सोलर ऊर्जा अनिवार्य की जाएगी? देखिए, जहां तक पहला सवाल है उसमें जो टाउन कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है, यहाँ उसका नाम क्या मालूम नहीं, लेकिन उनकी सारे एक पॉलिसीज होती हैं। उस पॉलिसी में हर कॉलोनी को लाइसेंस देने से पहले ये सारी चीजें इंश्योर की जाती हैं कि वहाँ ओपन एरिया कितना होगा, कवर्ड कितना होगा, एफआर कितना होगा, कितनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती हैं, उसमें पार्किंग के स्थान कितने होंगे, पार्क कितने होंगे, बाकी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाकायदा पैसा भी लिया जाता है, उस पैसे को अलग हेड में रखा जाता है। तो ये सारी प्लानिंग करने के पीछे यही है कि उस शहर के अंदर कोई भी बसावट होती है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत तकलीफ ना हो नागरिकों को, क्योंकि आज के समय में प्लान्ड जो सिटी का स्ट्रक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुराना समय चला गया, जैसे कोई भी जमीन थी, छोटे छोटे प्लॉट काटे, उसमें कोई गली नाली छोटा मोटा रखा और अपना चला लिया। आज बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है, तो ये सब किया जाता है। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो लोकल लेवल के ऊपर प्लानिंग में कोई कमी रहती होगी, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था के नाते अब हमने गुरुग्राम शहर है, अब गुरुग्राम शहर हमने बसाया है, लेकिन जब शुरू में व्यवस्था की गई होगी शायद इतना बड़ा उसके ऊपर वजन आएगा, भार आएगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा। कितना उसमें ट्रैफिक हो जाएगा, कितने उसमें पानी के जो रास्ते थे उसको भी जितना बना लेना चाहिए था नहीं बनाया हमने। आने के बाद उन सब चीजों पर आपको पता होगा पिछले 10 साल में गुरुगांव में जो लोग गए हैं, जो हाईवे के ऊपर जितने चौक थे जहां ट्रैफिक जाम होता था सबके फ्लाईओवर बनाए, चाहे वो इफ्को चौक है, उसमें सिग्नेचर टावर है, उसमें राजीव गांधी चौक है, उसमें हीरो होंडा चौक है, सारे अंडरपास फ्लाईओवर 3 मंजिला से बनाए। अब पूरा ट्रैफिक स्मूथ हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ पानी की समस्या, जितना डीप जा करके हम अंडरपास बनाएंगे उसमें पानी की समस्या आती है। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए डिपार्टमेंट लगे रहते हैं और हर जगह का सोल्यूशन निकालते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आपने पूछा पावर डिपार्टमेंट सोलर, तो सोलर की एक पॉलिसी है, हाँ सोलर की ये पॉलिसी है कि सब स्टेट्स प्रमोट करने के लिए सोलर को रूफ टॉप की सेंटर ने भी दी हुई है योजना, और सेंटर उसमें ग्रांट भी देता है, सब्सिडी देते हैं। तो इसलिए यहाँ राजस्थान में भी बता रहा है कि 1000 मेगावाट के ऑफिसों पर, सारे ऑफिसों को सब मिला करके, हाँ तो सब मिला करके लगाने की घोषणा यहाँ की है। तो उसमें सरकारी है, सबसे आसान है सरकारी में लगाना, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वो सारी प्लानिंग में उसमें सरकार को भी बजट तो लगाना ही है, तो सरकार बजट लगा करके सोलर को ज्यादा से ज्यादा दोहन करना चाहिए। ये एक नीति है सरकार की। राज्य अग्रवाल खट्टर साहब इधर मेरे 2 सवाल है। एक तो बजट से रिलेटेड है, आपने भी अभी जिक्र किया कि बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार का विशेष जिक्र हुआ है, जिसको अपोजिशन मुद्दा बना रहा है। जिक्र हुआ, विशेष नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी ज्यादा आती है, तो क्या राजस्थान को स्पेशल स्टेटस देने की कोई मंशा गवर्नमेंट की है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की? एक दूसरा सवाल मेरा पॉलिटिकल है कि वाड्रा की जमीन, जिसको बीजेपी ने काफी मुद्दा बनाया 2014 के इलेक्शन में, हरियाणा की, बस आपने भी इंक्वायरी कमीशन बैठाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई उसमें, तो न तो राहुल गांधी को जेल भेज पाए, न हुड्डा जी को जेल भेज पाए, और उस जमीन का आज की तारीख में स्टेटस क्या है? देखिए, जहां तक आपका जो पहला विषय है हाउसिंग, क्या था विषय वो? स्पेशल स्टेटस हमने किसी स्टेट को भी ऐसा डिक्लेयर नहीं किया। हर स्टेटस की, हर एरिया की या यानी प्रदेश की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जैसे नई राजधानी का विषय, ये जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, उसी समय ये आया था कि भी नई राजधानी बनाने के लिए केंद्र जो है इसमें सहयोग करेगा, और वो केंद्र का एक सहयोग 15,000 करोड़ रुपए का घोषणा की है नई राजधानी के लिए। वो स्टेटस नहीं है, वो 2 स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन का एक विषय, राजधानी बनाने के लिए पैसा केंद्र देगा, ये उस समय का एक समझौता था, वो दिया है, उसमें कोई। ऐसे ही बिहार में भी जो चीजें उनके एजेंडा में थी, उनकी डिमांड थी, क्योंकि पूर्वांचल जो एरिया है उसमें बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, तो ये सारे प्रदेश हैं, वो कंपैरेटिवली बाकी प्रदेशों की तुलना में कुछ चीजों में काफी पीछे रह गए हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो आज पर कैपिटा इनकम सबसे कम अगर तो बिहार की है, सबसे कम, कुल मिलाकर के कुछ 38,000
रुपया पर कैपिटा इनकम है। हरियाणा की 1,63,000 है, राजस्थान की भी कोई 60-70 या 90,000 ऐसा कुछ है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश जो मनुष्य से पीछे रह जाए, अंत्योदय की भावना यही कह देते हैं कि भाई अंत्योदय में अगर कोई पीछे रह गया है उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता तो देना चाहिए। ये हमारे एक थ्योरी है। ये परिवार में भी अगर 5 सदस्य हैं, उसमें सबसे ज्यादा कोई कमजोर रह जाए तो माता पिता उसकी चिंता तो करता है, ये ज्यादा कमजोर है, जरा इसको थोड़ा मजबूत करो। तो ये सारे देश का हमारा एक परिवार है। तो उस नाते से बिहार का भी कोई स्पेशल स्टेटस, डिमांड उनकी है लेकिन स्पेशल स्टेटस कुछ नहीं है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर पर भी विशेष ध्यान इसलिए देते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 से पहले बहुत से ऐसे विषय हैं जो आर्थिक दृष्टि से उनको पिछड़े ही रह गए, और खास करके सहायता खूब होने के बाद भी कोई ऑडिटिंग नहीं थी, कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब 370 खत्म होने के बाद अब वो प्रदेश भी देश के अन्य राज्यों की तरह हो गया, तो उनको स्पेशल ग्रांट कुछ दे करके और आगे बढ़ाना, ये मुख्य धारा में लाना अपना काम होता है। ऐसे राजस्थान में भी जितनी आवश्यकता होती है वो सब दी जाती है। श्याम जी भाई साहब, बाड्रा वाला निवेदन विषय करूंगा कि एक सवाल ही पूछें बस। हाँ, देखिए वो विषय ठीक है कि उसका लेन देन उस समय हुआ था, उस लेन देन में कमीशन भी बना, उसका जो फाइंडिंग आई है वो यही आई है कि उस जमीन को बेचने का और खरीदने का जो रेट डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है कि हाँ किसी को लाभ पहुंचाया गया। लेकिन उसमें हम किसी की इंक्वायरी इस मानस से नहीं करते कि इसमें से किसी को वही कोई हमारा अपोनेंट विचार का आदमी है उसको उठा के जेल में डालना ही डालना है। नहीं किया। और एक ये कि जब यमुना जब समझौता आपके माध्यम से जब हुआ था, पाइपलाइन से पानी लाने की बात 3 जिलों के सीकर, झुंझुनू और चूरू को, वो क्या है, कैसी क्या स्थिति है कि क्या कुछ आ पाएगा? क्योंकि अतिरिक्त पानी होगा तो ही पानी आएगा। तो हमने 60,000 करोड़ तो अभी डीपीआर बनाने के लिए दिए, लेकिन आप क्या स्टेटस है? क्योंकि आप तो बता सकते हैं क्या है। देखिए वो 2 प्रदेशों का समझौता है और उस 2 प्रदेशों के समझौते में जो समझौता है उसके हिसाब से चलेंगे, और वो चूंकि उसमें डीपीआर बनेंगी, बाकी सब होगा, उसके बाद चालू हो जाएगा। उसमें तो इतना कि अतिरिक्त पानी एक उसमें शेयर है, हरियाणा का इतना शेयर है और राजस्थान का इतना है, बाकी प्रदेशों का भी उसमें है। उसमें ये है कि हरियाणा का शेयर, जो कि हरियाणा को तो सारा वहीं से मिलता है और कहीं से कोई सोर्स है नहीं, हरियाणा का शेयर पूरा होने के बाद अगर एक्स्ट्रा पानी सरप्लस वाटर है तो उसको बाकी प्रदेशों को देना है। उसके अंदर वो समझौता है। वो शायद 24,000 क्यूसेक के बाद जो पानी अगर अतिरिक्त कुछ महीने आता है, वो बरसात के महीनों में आता है, उस महीने में उस पाइपलाइन से इन जिलों को ला करके यहाँ स्टोरेज किया जाए और यहाँ उसकी पानी की प्यास बुझाई जाए। उसमें हमारा भी एक जिला अतिरिक्त एक पाइपलाइन, वहां से हम भिवानी जिले के कुछ एरियाज हैं उसमें वो आएगा। लेकिन वो सब समझौता जैसे हुआ वैसा काम आगे चलेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और इससे पहले आपने जो प्रश्न पूछा कि कांग्रेस की जो सरकार थी, ये उस समय का विषय है और उनकी सहमति से ये ओपीएस और एनपीएस का फैसला हुआ था। तो ओपीएस और एनपीएस के फैसले पर आज की जा रही तो राजनीति की जा रही है, और उस राजनीति में कोई अगर एक दूसरे के खिलाफ बोलेगा तो उनके समय के इस समय की बहुत चीजें हैं, तो इसमें सबका एतराज है। हाँ, ओपीएस में भी यानी एनपीएस में भी ऐसे परिवारों को पेंशन के माध्यम से पैसा जो मिल रहा है उसका कैलकुलेशन वगैरह सब कर रहे हैं। पहले ये 10% का योगदान होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का और 10% होता था एम्प्लॉई का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 14% कर दिया है, 4% और बढ़ा दिया, ताकि वो फंड्स जो बढ़ जाएंगे तो उसमें से उनको राशि ज्यादा मिलेगी, इससे उनको लाभ हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।